अगस्त 1947 को करीब 200 साल तक अंग्रेजों के राज करने के बाद हिंदुस्तानियों ने आजादी की नेमत पाई। हजारों लाखों कुर्बानियां देकर भारतीयों ने यह दौलत हासिल की है। सीने पर मुस्कुराकर गोलियां खाने के बाद, कितने वीरानों से गुजरने के बाद देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की। देश की आजादी के लिए राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी ने देशवासियों को अहिंसा और सत्य की राह दिखाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई, जो मंजिल पाने में कामयाब रही। दुनिया भर के कई जानकारों के लिए भारत का अहिंसक तरीके से आजादी हासिल करना एक मिसाल बन गया। 14 अगस्त 1947 की रात जब भारत एक नए युग में प्रवेश करने वाला था, तब कुदरत भी जैसे देश की आजादी पर आनंद के आंसू बहा रही थी। 14 अगस्त की शाम से ही दिल्ली में बारिश हो रही थी, लेकिन दिल्ली की रायसीना हिल्स पर बारिश की परवाह किए बिना 5 लाख लोग मौजूद थे और आजादी के दीवाने अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे थे। रात 9 बजे से 10 बजे के बीच सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय हाउस यानी आज के राष्ट्रपति भवन पहुंचे। तब 14 अगस्त की रात 12 बजने में कुछ ही पल बचा था। इसी बीच पंडित नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी ऐतिहासिक भाषण दिया। नेहरू का ये भाषण 11 महानतम भाषण में शामिल है। तत्कालीन नेहरू के सचिव रहे एम.ओ. मथई अपनी किताब में लिखते हैं कि नेहरू कई दिनों से अपने भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की तैयारी कर रहे थे। जब उनके पीए ने वो भाषण टाइप करके मथई को दिया तो उन्होंने देखा कि नेहरू ने एक जगह ट्रिस्ट विद डेस्टिनी मुहावरे का इस्तेमाल किया था। मथई ने रोजेट का इंटरनेशनल शब्दकोश देखने के बाद कहा कि डेट शब्द इस मौके के लिए सही शब्द नहीं है, क्योंकि अमेरिका में इसका मतलब महिलाओं या लड़कियों के साथ घूमने के लिए किया जाता है। नेहरू के भाषण का आलेख अभी भी नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी में सुरक्षित है। 15 अगस्त 1947 को दिल्ली की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। शाम 5 बजे इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क में माउंटबेटन को भारत का तिरंगा झंडा फहराना था। उनके सलाहकारों का मानना था कि वहां करीब 30,000 लोग आएंगे, लेकिन वहां 5 लाख लोग इकट्ठा हुए। भारत के इतिहास में तब तक कुंभ स्नान को छोड़कर एक जगह पर कभी भी इतने लोग एक साथ नहीं जुटे थे। माउंटबेटन की बग्गी के चारों ओर लोगों का इतना हुजूम था कि वहां से नीचे उतरने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। 15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन की 17 वर्षीय बेटी पामेला भी 2 लोगों के साथ समारोह देखने पहुंची थी। अपनी किताब इंडिया रिमेन वर्ल्ड में पामेला लिखती है कि सैंडल नहीं उतारने के कारण उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन पंडित नेहरू ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि तुम सैंडल पहने पहने ही लोगों के सिर के ऊपर पैर रखते हुए आगे बढ़ो, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। पहले नेहरू लोगों के सिरों पर पैर रखते हुए मंच पर पहुंचे, फिर पामेला ने उनका अनुसरण किया। 15 अगस्त 1947 को अपनी बग्गी में कैद माउंटबेटन नीचे नहीं उतर पा रहे थे। उन्होंने वहीं से चिल्लाकर नेहरू से कहा, बैंड वाले भीड़ के बीच में खो गए, लेट्स होस्ट द फ्लैग। वहां पर मौजूद बैंड के चारों तरफ इतने लोग जमा थे कि वो अपने हाथ तक को नहीं हिला पा रहे थे। मंच पर मौजूद लोगों ने सौभाग्य से माउंटबेटन की आवाज सुनी। तिरंगा झंडा फ्लैग पोस्ट के ऊपर गया और लाखों लोगों से घिरे माउंटबेटन ने अपनी बग्गी पर ही खड़े खड़े उसे सैल्यूट किया। लोगों के मुंह से बेइंतहा आवाज निकली, माउंटबेटन की जय, पंडित माउंटबेटन की जय। देश की आजादी समारोह के दिन दिल्ली में काफी भीड़ थी। माउंटबेटन और एडविना की बग्गी के नीचे अचानक 3 औरतें आ गईं। माउंटबेटन और एडविना ने तीनों को अपनी बग्गी में बैठा लिया, जो थक कर परेशान हो चुकी थी। तीनों औरतें उस सीट पर बैठ गई जिसकी गद्दी पर इंग्लैंड के राजा और रानी बैठने के लिए बनाई गई थी। उसी बग्गी में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसके हुड पर बैठे हुए थे, क्योंकि उनके लिए बग्गी में बैठने के लिए कोई सीट ही नहीं बची थी। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट पर देश का तिरंगा फहराया था। आजादी की सुबह की पहली शुरुआत बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की धुन से की गई थी। पंडित नेहरू चाहते थे कि इस मौके पर बिस्मिल्लाह खान की शहनाई बजे। फिर बिस्मिल्लाह खान और उनके साथियों ने राग बजाकर आजादी की सुबह की स्वागत की। फिर पंडित नेहरू ने ध्वजारोहण किया था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब सबसे बड़ी जरूरत थी देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध करने की, और शिक्षा के माध्यम से ही इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता था। पंडित नेहरू की सरकार ने इस जरूरत को समझा। शुरुआत से ही देश में शिक्षा के ढांचे पर ज्यादा ध्यान दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के आधुनिक बनाने के लिए जो काम किए उनको भुलाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि नेहरू पूरी दुनिया में
आधुनिक भारत के निर्माता के नाम से मशहूर है। उन्होंने शिक्षा से लेकर उद्योग जगत को बेहतर बनाने के लिए कई काम किए। IIT, IIM और कई यूनिवर्सिटीज की स्थापना की, साथ ही कई उद्योग धंधों की भी शुरुआत की। आजादी के बाद 1951 में देश के पहले IIT की स्थापना पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में हुई थी। पूरे देश में 1951 से पहले पढ़ने के लिए कोई ऐसे संस्थान नहीं थे। इससे पहले बेहतर पढ़ाई के लिए देश के युवाओं को विदेश जाना पड़ता था। ऐसे में संपन्न घर के युवाओं को ही मौका मिल पाता था अच्छी पढ़ाई करने का। मिडिल क्लास या गरीब युवा टेक्निकल एजुकेशन से दूर रह जाते थे। फिर भी इन इंस्टीट्यूट से पढ़कर निकले हजारों युवाओं ने देश भर में अपनी प्रतिभा का डंका बजाया। देश में पहले IIM की स्थापना भी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दूरदृष्टि और समझ से जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, उनसे देश को आज भी लाभ मिल रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक लागू है। शुरुआत में लोगों के मन में इस योजना के सफल होने को लेकर संदेह था, लेकिन 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के नतीजों ने आशंकाएं कम कर दी। इस योजना के दौरान विकास दर 3.6% दर्ज की गई थी। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय सहित दूसरे क्षेत्रों में बढ़ोतरी भी देखी गई। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र में ध्यान में रखकर बनाई गई थी, तो दूसरी में औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब तक 3 रियासतें ऐसी थी जिनका भारत में विलय नहीं हुआ था। ये रियासतें थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। बंटवारे के बाद देशों में जैसा माहौल था, उसमें तीनों रियासतों को सिर्फ ताकत के भरोसे भारत में नहीं मिलाया जा सकता था। एक कुशल राजनेता की तरह सरदार पटेल ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर अद्भुत तरीके से इन रियासतों का भारत में विलय करवाया। भारतीय सेना के हाथों जूनागढ़ रियासत को घेरने की खबर सुनकर वहां के नवाब पाकिस्तान रवाना हो गए और पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। पाकिस्तान में शामिल होने के लिए जूनागढ़ के वेरावल में बंदरगाह बनाने और 25,000 सैनिकों का ठिकाना बनाने की तैयारी थी। जानकारी मिलते ही सरदार पटेल ने जूनागढ़ की सीमाओं पर फौज की नाकाबंदी कर दी। नवाब विशेष विमान से बिना पत्नी और बच्चों के ही कराची रवाना हो गए। 7 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन गया। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली बहादुर ने 12 जून 1947 को ही आजाद देश बनाने की घोषणा कर दी थी। यहाँ तक कि अपनी निजी सेना तक बना ली थी। जनता निजाम के फैसले के खिलाफ भी और लगातार आंदोलन कर रही थी। इसी बीच सरदार पटेल ने हैदराबाद पर सैनिक कार्रवाई का फैसला किया और 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो के नाम से कार्रवाई शुरू कर दी। बाद में निजाम ने हथियार डाल दिए और भारत में विलय के लिए राजी हो गए थे। इस तरह ऑपरेशन पोलो के आगे निजाम को झुकना पड़ा था। 26 अक्टूबर 1947 को जब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को जब ये खबरें मिलने लगी कि पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने बड़े पैमाने पर हमला कर दिया, वो श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे, तब महाराजा ने आनन फानन में अपने राज्य की भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। दरअसल कश्मीर पर पाकिस्तान की शुरू से ही नजर थी। 22 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने और पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की नई सरकार ने उन्हें हथियार दिए। ये कबायली बारामूला तक आ पहुंचे। ऐसी स्थिति में हरि सिंह पर दबाव बढ़ने लगा कि वह कश्मीर के विलय पर कोई फैसला ले। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के विलय के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए। आजादी के बाद भारत की सीमाएं सुरक्षित हो रही थी, लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को साधने के लिए भारत को चाहिए था एक समावेशी संविधान। 1949 में बाबा साहेब अम्बेडकर की अगुवाई में भारतीय संविधान को बनाने की तैयारी चल रही थी। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी को जब गणतंत्र भारत में राजपथ पर परेड निकाली तो दुनिया में राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा देखी गई। देश में जब जब कोई संकट आता तब संविधान का ही हवाला देकर उस संकट को हल करने की कवायद की जाती है। संविधान लागू होने के बाद से अंग्रेजों के जमाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को खत्म कर दिया गया और भारत एक गणराज्य बना। भारत में संविधान ही सर्वोच्च है, चाहे मौलिक अधिकारों की बात हो या फिर मूल कर्तव्यों की। इसकी व्यवस्था संविधान में की गई है। संविधान पर ही आधारित हमारा लोकतंत्र है और इसी वजह से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हमारी विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान कायम हुई है। ब्रिटिश और फ्रांस के सभी कॉलोनियल रूल खत्म होने के बाद भी भारतीय उपमहाद्वीप के गोवा, दमन और दीव में पुर्तगालियों का शासन था।
समय समय पर भारत सरकार गोवा को आजाद करने की मांग लगातार कर रही थी, लेकिन पुर्तगाली ये मांग ठुकरा दे रहे थे। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के तहत 18 दिसंबर 1968 के दिन सैन्य अभियान शुरू किया। 36 घंटे से भी कम वक्त में पुर्तगाली सेना ने बिना किसी शर्त के भारतीय सेना के सामने 19 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा भारत का हिस्सा हो गया। 1967 वो ऐतिहासिक साल था जब देश को पहला मुस्लिम राष्ट्रपति मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जाकिर हुसैन की। जाकिर हुसैन के राष्ट्रपति बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। 1967 में उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया। 6 मई 1967 को देश के तीसरे राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आने वाला था। तभी शाम को ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण रोक दिया गया और खबर आई कि जाकिर हुसैन जीत चुके हैं। इस तरह 1967 में देश को पहला मुस्लिम राष्ट्रपति मिला। अपने भाषण में जाकिर हुसैन ने कहा है कि पूरा भारत मेरा घर है और यहाँ के सभी लोग मेरा परिवार। पंडित नेहरू पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में सुधार नहीं कर पाए। पाकिस्तान के साथ समझौते तक पहुंचने में कश्मीर मुद्दा और चीन के साथ मित्रता में सीमा विवाद रास्ते के पत्थर साबित हुए। नेहरू ने चीन की तरफ मित्रता का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन 1962 में चीन ने धोखे से आक्रमण कर दिया। नेहरू के लिए यह एक बड़ा झटका था और शायद उनकी मौत का कारण भी। फिर 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। पंडित नेहरू की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश की बागडोर संभाली। निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो शास्त्री जी का शासनकाल बेहद कठिन रहा। पूंजीपति देश पर हावी होना चाहते थे और दुश्मन देश पर आक्रमण करने के फिराक में थे। 1965 में अचानक पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। शास्त्री जी ने इस युद्ध में राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया। शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान देशवासियों में एक नई चेतना का संचार कर गया, जिसे देश ने पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी। लेकिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मौत ने फिर से देश को एक झटका दे दिया था। स्वतंत्र होने के बाद भारत खाद्यान्न और दूसरे कृषि उत्पादों की भारी कमी से जूझ रहा था। इसका मुख्य कारण कृषि को लेकर औपनिवेशिक शासन की कमजोर नीतियां थी। साल 1965 में भारत सरकार में एक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की सहायता से ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। भारत में हरित क्रांति एक बड़ी सफलता के रूप में सामने आई, जिससे पूरी दुनिया में भारत का नाम होने लगा। भारत का पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम के पास दुम्बस से लॉन्च हुआ और इसके साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आज की तारीख में भारत पेशेवर तौर पर दूसरे देशों के उपग्रह को भी अपने रॉकेट पृथ्वी की कक्षा से स्थापित करने में वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदम के पीछे डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक की ऊर्जा, सामर्थ्य और शक्ति थी। साल 1967 में एक बार फिर भारत और चीन के बीच गोलियां चली, लेकिन इस बार भारत ने दिखा दिया कि वो 1962 की दौर भी बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल उस वक्त सिक्किम का विलय भारत में नहीं हुआ था, तो ऐसे में चीन को वहां भारतीय सेना की मौजूदगी पर आपत्ति थी। चीनी सैनिकों ने 13 अगस्त 1967 को नाथुला में भारतीय सीमा से सटे इलाके में गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। भारतीय सैनिकों ने जवाब दिया। दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हुई। भारत के सैनिकों की भी शहादत हुई, जबकि चीन के 400 से ज्यादा सैनिक मारे गए। इसके बाद साल 2020 तक चीन ने भारत के साथ कभी हिंसक झड़प नहीं की। इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का गठन पहले रॉकेट की लॉन्चिंग को मिली सफलता के बाद 1969 में किया गया। इसरो ने इससे पहले की इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च का स्थान लिया, जिसे 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने स्थापित किया था। अब भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम चंद्रमा और मंगल मिशन पर फोकस कर रहा था। चंद्रयान 1 पहला मिशन है, जिससे चांद पर किसी भी रूप में पानी की संभावना का पता लगाया है। 1947 के बाद देश जिन उपलब्धियों पर नाज करता है उसमें ऑपरेशन फ्लड भी शामिल है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को की गई। ये दुनिया का सबसे विशाल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसने दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। इस कार्यक्रम की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में दूध के उत्पादन में भारत 50वें पायदान पर था। वो सिर्फ 2 दशक में ही दूध के उत्पादन के मामले में भारत टॉप पर पहुंच गया। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद भारत की उस बेटी ने देश की बागडोर संभाली, जिसे कांग्रेस के दिग्गज गूंगी गुड़िया कहकर कमतर आंकते थे। लेकिन
जब इंदिरा गांधी ने ऑफिस संभाला तो उनकी आत्मविश्वास, लगन और नेतृत्व शक्ति और निडर कदमों ने सबको चौंका दिया। 19 नवंबर 1917 को जन्मी इंदिरा गांधी ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिससे देश के इतिहास को बदल दिया। देश की दशा दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका अदा की उन्होंने। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक अध्यादेश पारित किया। ये अध्यादेश देश विदेश के 14 निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए था। इन 14 बैंकों में देश का करीब 70% पैसा जमा था। अध्यादेश पारित होने के बाद फिर बैंकों का मालिकाना हक सरकार के पास चला गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश निरस्त कर दिया। फिर सरकार ने कानून बनाकर इसको लागू कर दिया। ये आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया जिसकी टीस हमेशा ही उसको महसूस होती रहेगी। पाकिस्तान के लिए ये जख्म 1971 में बांग्लादेश युद्ध के रूप में था, जिसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। पाकिस्तान के सैन्य शासन ने पूर्वी पाकिस्तान में नागरिकों पर जुल्म की इंतहा कर दी। इसके नतीजे में कई लोग शरणार्थी भागकर भारत चले आए। बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई बल्कि उसके 90,000 सैनिकों को भारत में युद्धबंदी बनाया गया था। 18 मई 1974 को भारत ने अपने परमाणु परीक्षण धमाके की गूंज से पूरी दुनिया को चौंका दी। इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी थी राजस्थान की वीर भूमि। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर प्रसिद्ध जैसलमेर जिले के पोखरण में किए गए थे। इस परमाणु परीक्षण से भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाकर अचंभे में डाल दिया। उसके 24 साल बाद 1998 में भी भारत ने एक बार फिर पोखरण में परमाणु परीक्षण कर पुरानी यादों को ताजा कर दिया।